नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज सैटरडे है और सैटरडे को न्यूज़पेपर डिस्कशन तो नहीं आता है आज, लेकिन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इकोनॉमिक सर्वे भारत सरकार 2024-25 ईस्वी का जो जारी हुआ है उसके हम लोग 100 MCQ करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि एक दो बार रिवाइज भी कर लें इसको, और उसके पश्चात से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। इससे बाहर से एक भी सवाल नहीं आएगा आपका, ओके। इसलिए इसको अंत तक देखिएगा। इकोनॉमिक्स के लिए बजट सर्वे को डिटेल में करके जाना चाहिए। बिहार का सर्वे मैं करवा चुका हूँ MCQ के थ्रू में। आज मैं आपको भारत सरकार का सर्वे करवाऊँगा। इसके पश्चात से भारत सरकार और बिहार सरकार का बजट बाकी रह जाएगा, जो मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। इस 4 वीडियो से सबसे ज़्यादा सवाल आने की संभावनाएं हैं। जैसा कि संभावनाएं हैं, 70 BPSC में भर के सवाल पूछा गया है, 69 में एक भी सवाल नहीं पूछा गया था। लेकिन इंपॉर्टेंट है, 69 छोड़ के BPSC में हर साल इसे सवाल पूछे जाते हैं। 72 BPSC के लिए 15 जुलाई से शुरू हो रहा है डिटेल डेली टारगेट और आंसर राइटिंग प्रोग्राम। जुड़िएगा जरूर, बहुत ही बेहतर रहेगा आपके मेंस के लिए। पहला सवाल देखिए क्या है। बिना सवाल के अलावा कुछ भी बातचीत नहीं करेंगे। 100 सवाल है, बहुत लंबा होने वाला है वीडियो। वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए, ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश मीडियम को कोई दिक्कत नहीं आएगा। IMF ने 2024 और 2025 में कितनी वृद्धि का अनुमान लगाया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3.2 से 3.3% के वृद्धि का अनुमान लगाया गया है IMF के द्वारा वैश्विक ग्लोबल मतलब कि ग्लोबल इकोनॉमी के लिए। IMF के द्वारा कुछ कंसर्न भी बताए गए बंधुओं, जैसे अमेरिका और चीन का ट्रेड वॉर, जैसे कि रूस और यूक्रेन का युद्ध, जैसे कि इजराइल और मिडिल ईस्ट में संकट, ये कुछ वैश्विक। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन के संभावनाओं के कारण से ग्लोबल इकोनॉमी के समक्ष कुछ संकटों को भी बताया गया है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में वित्त वर्ष 25-26 में कितनी वृद्धि का अनुमान लगाया गया? ये भारत सरकार का अनुमान है, इकोनॉमिक सर्वे का ही अनुमान है भारत सरकार का, ठीक है। तो कितनी वृद्धि का अनुमान लगाया गया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6.3 से 6.8% के बीच का अनुमान लगाया गया है। 6.3 से 6.8% का आपको इसको जरूर ही याद रखना चाहिए। इसका आंसर बी हो जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार भारत के GDP में वित्त वर्ष 25-26 में 6.3 से 6.8% की वृद्धि का अनुमान है फाइनेंशियल ईयर में, जो घरेलू मांग, डोमेस्टिक डिमांड और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म से प्रेरित है। ये भारत सरकार का द्वारा कहा गया है कि हमारे जो घरेलू डिमांड है, अपने घर के अंदर की, भारत के अंदर की जो अर्थव्यवस्था है, डिमांड है, उसके कारण से हमारा इकोनॉमी बहुत तेज़ी गति से बढ़ रहा है। आज 12 जुलाई को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कल यानी कि 2 दिन पहले ही रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया है कि चीन और USA के बीच ट्रेड वॉर, और जिस प्रकार से चीन की इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है, आने वाले 20-30 वर्षों में हो सकता है कि भारत चीन से बड़ी इकोनॉमी बन जाए और भारत जो है वो दूसरी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाए। तो ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल है कि वित्त वर्ष फाइनेंशियल 2025 में भारत की वास्तविक रियल GDP वृद्धि का ग्रोथ का अनुमान क्या रखा गया है? तो 6.4% का रखा गया है भारत का रियल GDP जो होता है उसके ग्रोथ का। रियल GDP का तात्पर्य आधार वर्ष की तुलना में जो ग्रोथ होगा वो, ठीक है। और अगर इसी वर्ष चालू वर्ष के कीमतों की तुलना में अगर हम ग्रोथ देखेंगे तो इसको कहा जाता है नॉमिनल GDP। रियल GDP यानी कि बेस ईयर जो अपना बनाया हुआ है उससे कंपेयर करके हम लोग निकालते हैं। 6.4% वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मुख्य रूप से एग्रीकल्चर सेवा क्षेत्र के द्वारा ड्रिवेन होगी। यानी कि भारत की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कमज़ोर है, ऐसा भारत सरकार ही मान रही है, क्योंकि GDP में एग्रीकल्चर और सर्विस सेक्टर का तो योगदान वो ज़्यादा मान रही है, वहीं पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का योगदान कम मान करके चल रही है। वित्त वर्ष 2025 में खुदरा मुद्रास्फीति रिटेल इन्फ्लेशन औसत स्तर क्या है? तो 4.9% है। 4.9% है, ये सही है, यानी कि ज़्यादा महंगाई भी नहीं है। 4% हमारा लक्ष्य है, तो 4.9 के करीब में है, यानी कि सही है। अपना GDP में इन्फ्लेशन का दर सही है। खाद्य मुद्रास्फीति में वृद्धि का मुख्य कारण क्या था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनाजों की कीमतों में वृद्धि, सब्जियों और दालों की कीमतें, डेयरी उत्पादों की कीमतें, मांस और मछली की कीमतें। तो इसमें बताया गया है कि सब्जियों और दालों की कीमतों के कारण से खाद्य मुद्रास्फीति प्रभावित हुई है। भारत में खाद्य मुद्रास्फीति प्रभावित हुई है और कई बार वृद्धि, महंगाई देखी जाती है। दालों कीमतों में वृद्धि से खाद्य मुद्रास्फीति 8.4% तक बढ़ी है, ऐसा भारत सरकार का कहना है। ये याद रखिएगा, हो सकता है भूले भटके ये सवाल आपसे पूछ लें। वित्त वर्ष 2025 में कृषि क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है? बहुत ही छोटा सवाल लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट।
बीपीएससी प्रीलियम में कहाँ से सवाल पूछा जाता है, इसी प्रकार का सवाल कि भाई बिहार की इकॉनमी में एग्रीकल्चर में ग्रोथ कितना हुआ है, भारत की इकॉनमी में एग्रीकल्चर में ग्रोथ कितना हुआ है, तो वो कहाँ से पता चलता है, तो यही तो बजट और सर्वे होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बंधुओं, 2.5%, 3.8%, 4.5%, 5.2%। तो 3.8% का ग्रोथ देखा गया है। रिकॉर्ड खरीफ उत्पादन और मजबूत ग्रामीण मांग, स्ट्रॉन्ग रूरल डिमांड के कारण से वित्त वर्ष 2025 में कृषि क्षेत्र में 3.8% की वृद्धि हुई है, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2024-25। फाइनेंशियल 2025 में सबसे तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र कौन सा है, कृषि का, उद्योग का, सेवा का, विनिर्माण का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, सेवा सेक्टर जो है, सर्विस सेक्टर, इसकी वृद्धि दर सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा इसी का वृद्धि दर है। कितना है वृद्धि दर भाई, तो 7.2% के ग्रोथ रेट से सर्विस सेक्टर, जिसको टर्सरी सेक्टर भी कहा जाता है, जैसे कि सॉफ्टवेयर, होटल, उसके अलावा टूरिज्म, सेवा क्षेत्र, टेलीकॉम, बीपीओ, ये सारे के सारे किस में आते हैं, ये सब सर्विस सेक्टर में आते हैं। तो इनका ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा है। लेकिन सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर को अगर ज़रा समझेंगे, एग्रीकल्चर हो गया, ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, ये सर्विस सेक्टर हो गया। तो सबसे ज़्यादा आपको जॉब दिखेगा कहाँ पर, तो जॉब दिखेगा एग्रीकल्चर सेक्टर में। वहीं पर सबसे ज़्यादा पैसा किस में दिखेगा आपको, तो पैसा दिखेगा सर्विस सेक्टर में। यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जॉब बहुत ज़्यादा है, वहीं पर इकोनॉमी में इसका योगदान मात्र 16 से 17% है, यानी कि इसमें लोगों की आय कम होगी। वहीं पर सर्विस सेक्टर जो है, ये भारत की इकोनॉमी का मोर देन 60% के आसपास में आता है, और इसमें जॉब क्रिएशन बहुत ही कम है, यानी कि यहाँ पर पैसा अधिक होगा, पैसा अधिक होगा, एग्रीकल्चर में पैसा कम होगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी जॉब क्रिएशन करता है और वहाँ पर पैसा भी कम है और जॉब क्रिएशन भी कम है, उसी के अनुपात में है। यानी कि जिसमें सबसे ज़्यादा लोग हैं वहाँ पर अभी भी देश की इकोनॉमी का बहुत परसेंटेज कम है, और जहाँ पर सबसे कम लोग काम करते हैं सर्विस सेक्टर में, वो देश की इकोनॉमी का सबसे बड़ा भाग है, जैसे कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री और आईटी इंडस्ट्री हो गया, ये सब इसी के उदाहरण आते हैं। आने वाले समय में सबसे ज़्यादा जो कटौती होगी वो सॉफ्टवेयर और सर्विस सेक्टर में ही होगा, क्योंकि सभी जगहों पर एआई आ जाएगा। जब वो एआई के गॉडफादर जो हैं, जिन्होंने एआई को बनाया है, उनसे पूछा गया कि आने वाले भविष्य में आपको कौन सा काम करना चाहिए, तो उन्होंने बोला कि प्लम्बर की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दीजिए, आप बढ़ई का काम करना शुरू कर दीजिए, आप ऐसे काम कीजिए जिसमें एआई का कोई योगदान नहीं होगा, या आपके जॉब बचे रह सकते हैं, वरना जो भी जॉब है वो सब के सब खतरे में है, सब खतरे में पड़े हुए हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सर्विस सेक्टर, इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। आप लोग मत घबराइएगा, दुनिया में कोई भी अर्थव्यवस्था आ जाए, सरकार को सरकारी आदमी चाहिए होता है सरकार चलाने के लिए, तो सरकारी नौकरी तो सबसे सुरक्षित होगा ही। वित्त वर्ष फाइनेंशियल 2025 के पहले 9 महीनों में कुल निर्यात में कितनी % की वृद्धि हुई है, तो 6% की वृद्धि हुई है, ऐसा भारत सरकार का कहना है। भारत का चालू खाता घाटा वित्त वर्ष 2025 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत था, भारत का चालू खाता घाटा, करेंट अकाउंट डेफिसिट कितना % था, तो 1.2% है, 1.2% है। धन प्रेषण और ओईसीडी में मजबूत रोजगार बाजारों के कारण से चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 1.2% बना हुआ है, जो अत्यधिक नहीं माना जाता। इतना घाटा भारत सरकार मेंटेन भी करती है ताकि बाहर से लोन वोन सब ले सके आसानी से। भारत की अर्थव्यवस्था के समक्ष प्रमुख चुनौतियों में से एक क्या है, तो सबसे प्रमुख चुनौती है जो इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया वो है जियोपॉलिटिकल टेंशन, जैसे मिडिल ईस्ट में टेंशन, जैसे अमेरिका और चीन के बीच में टेंशन, जैसे कि यूक्रेन और रूस के बीच में टेंशन, जैसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में टेंशन, ये माना जा रहा है। और माना जा रहा है कि 2024-25 से ज़्यादा युद्ध दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कभी भी नहीं हुए। इतना ज़्यादा टेंशन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले ही था, उसके बाद कभी भी इतना सारा टेंशन एक साथ दुनिया में क्रिएट नहीं हुआ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 का उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है कि वित्त वर्ष 2025 में सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियां, जिसको एनपीए कहा जाता है बंधुओं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहा जाता है, ऐसे एसेट्स बैंक के जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, ऐसे ऋण जो उन्होंने दिए जिसका ना तो मूलधन आ रहा है वापस, ना तो ब्याज ही आ रहा है, तो कितना हो गया है जीएनपीए का ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कितना पहुंच गया है, तो 2.6% है। इसका आंसर बी हो जाएगा। आरबीआई का वित्तीय समावेशन सूचकांक 2021 से 2024 तक कितना बढ़ा है, इसका आंसर हो जाएगा 53.9% से 64.2% तक बढ़ा है। वित्तीय समावेशन सूचकांक में 2021 53.9% से 2024 में 64.2% तक की प्रगति हुई है, जो वित्तीय सेवाओं तक पहुंच में सुधार को दिखाता है कि वित्तीय सर्विस यानी कि बैंक, बीमा, इन तक लोगों की पहुंच बढ़ी है। आरबीआई ने 2024 के अंत में
अपनी मौद्रिक नीति का दृष्टिकोण क्या बदला है। अब अपनी मौद्रिक नीति बदल लिया है उसने, जिसमें बताया गया है कि मॉनेटरी पॉलिसी में जो चेंज किया गया वो है कि विड्रॉ ऑफ एकोमोडेशन से न्यूट्रल की तरफ में बढ़ा गया। इसका तात्पर्य ये होता है, विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन का तात्पर्य होता है कि इकोनॉमी में मुद्रा की आपूर्ति को सीमित करना। अब इसको रोक दिया आरबीआई ने और अब न्यूट्रल कर दिया, यानी कि इकोनॉमी में जब भी मुद्रा की जितनी आवश्यकता होगी उतने मात्रा में सप्लाई किया जाएगा। इसी का परिणाम है कि CRR कैश रिजर्व रेशियो सहित रेपो रेटों में आरबीआई के द्वारा भारी कटौती की गई है। इसका आंसर बी हो जाएगा, बी फॉर बम्बई हो जाएगा। नगद आरक्षित अनुपात को घटा करके कितना किया गया है। देखिए अगला सवाल वही है, 4.0% किया गया है। ये इसी का नतीजा है कि आरबीआई अब मार्केट में लिक्विडिटी को बढ़ाने का प्रयास कर रही है, जिससे ऋण सस्ते हों और इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़े देश में, निवेश बढ़े देश में, डिमांड बढ़े देश में। इसका आंसर बी हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कि 1,16,000 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी मार्केट में अचानक से बढ़ गई है आरबीआई के एक छोटे से फैसले से। भारत की आईपीओ गतिशीलता में वित्त वर्ष 13 से 14 तक में कितनी वृद्धि हुई है, तो 6 गुना की वृद्धि हुई है। 2013 से 2024 तक में भारत में आईपीओ से संबंधित जो कैपिटल मार्केट है उसमें वृद्धि कितना देखा गया, तो 6 गुने की वृद्धि हो गई है। 2013-2024 तक में 6 गुने की पूंजी बाजार कैपिटल मार्केट में मजबूती को दिखाता लोग अब कैपिटल मार्केट में इंटर भी कर रहे हैं। IIFCL ने किन क्षेत्रों में 13.9 लाख करोड़ रुपए का सह वित्त पोषण किया है। IIFSL ये एक संस्था है, इसने इतना रुपए का सह वित्त पोषण करने का फैसला किया है। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि राजमार्ग, ऊर्जा और बंदरगाह। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड ने राजमार्ग यानी कि NH, एनर्जी सेक्टर और बंदरगाह यानी कि पोर्ट में 13.9 लाख करोड़ रुपए का सह वित्त पोषण भारत सरकार के साथ मिलकर के किया है, प्राइवेट सेक्टर के साथ में मिलकर के किया, ताकि देश का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनाया जा सके। NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन द्वारा जारी और सुरक्षित ऋण में वृद्धि से क्या चिंताएं उत्पन्न हुई हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा नियामक चिंताएं उत्पन्न हो गई हैं कि अगर ये भी NPA में चला जाता है, वित्तीय स्थिरता, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इससे प्रभावित हो सकती हैं। अगर बैंकों से ज़्यादा NBFC भी कमज़ोर होने शुरू हो गए, जैसे कि NBFC क्या होता है, ऐसे फाइनेंशियल संस्थान जो बैंक नहीं हैं वो सारे के सारे NBFC में आते हैं। जैसे बीमा वाले जो क्षेत्र होते, कंपनियां होती हैं, वो सब NBFC की हिस्सा होते थे। इसका आंसर ए हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। नियामक चिंताएं आरबीआई के समक्ष उत्पन्न हुआ है, जिसको लेकर आरबीआई ने कुछ रूल एंड रेगुलेशंस भी बनाए कि किस हद तक आप ऋण बांटोगे या किस हद तक आप ऋण नहीं बांटोगे। खासतौर से डिजिटल ऋण जो आसानी से बांटा जा रहा है उसके ऊपर में लगाम लगाने का प्रयास कर रही है सरकार। भारत में बीमा बाजार की वृद्धि का अनुमान कब तक का है। भारत में जो बीमा बाजार की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है कि अगले 5 वर्षों में भारत में G20 देशों में सबसे तेज़ी से बीमा बाजार बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। अगला जो 5 वर्ष होगा 2024 से लेकर के 2028 तक का, 24, 25, 26, 27, 28 5 वर्ष हो गए ये। तो इस 5 वर्ष में माना जा रहा है कि G20 देशों में सबसे तेज़ी गति से किसी का अगर फाइनेंशियल सेक्टर में बीमा बाजार, इंश्योरेंस मार्केट बढ़ेगा तो वो भारत का ही बढ़ेगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि वित्त वर्ष 2025 में कुल निर्यात कितना था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। 602.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का गुड्स एंड सर्विस का एक्सपोर्ट है। 6% बढ़ करके 602.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। दिसंबर 2024 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना था, दिसंबर 2024 तक इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग, तो सी आंसर हो जाएगा 640.3 बिलियन डॉलर का। ओके। भारत वस्त्र और परिधान निर्यात में विश्व में किस स्थान पर है इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग, तो भारत 6ठे स्थान पर है। इसका आंसर सी हो जाएगा। और ये भारत के जीडीपी में 2.3% का योगदान देता है। वित्त वर्ष 2025 में एफडीआई में कितनी वृद्धि हुई है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 17.9% की एफडीआई में वृद्धि देखी गई है वित्त वर्ष 2025 में। भारत सरकार के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग वित्त वर्ष 2025 में 17.9% बढ़कर 55.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है भारत का एफडीआई। अगला सवाल है कि बढ़ता संरक्षणवाद भारत के लिए क्या चुनौती है। संरक्षणवाद का मतलब होता है कि अपनी अर्थव्यवस्था को सिक्योर करना, दुनिया के ग्लोबलाइजेशन का अपोज करते हुए, जैसे कि ज़्यादा टैरिफ लगाना, ज़्यादा कस्टम ड्यूटी लगाना, ये सब संरक्षणवाद के माने जाते हैं प्रयास।
तो बढ़ता संरक्षणवाद भारत के लिए चुनौती है, व्यापार विकास में बाधा उत्पन्न करता है। जैसे अमेरिका ने दुनिया भर के सभी देशों पर टैरिफ लगाया था, उससे व्यापार बाधा उत्पन्न होता है, तो व्यापार का विकास जो है इसमें बाधा उत्पन्न होता है। ई कॉमर्स निर्यात का अनुमानित मूल्य 2030 तक कितना होगा? तो जो भारत सरकार की इकोनॉमिक सर्वे है उसके अकॉर्डिंग 200 से 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार भारत के ई कॉमर्स में पहुंच जाएगा। खाद्य मुद्रास्फीति में सब्जियों और दालों का योगदान कितना % है भारत सरकार की इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग? क्योंकि खाद्य मुद्रास्फीति में सबसे ज़्यादा योगदान वेजिटेबल और पल्सेस का ही है, तो ये पूछा जा रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 32.3% का अनुमान माना जा रहा है। CPI में, CPI जो है भारत सरकार का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, इसमें सबसे ज़्यादा योगदान इन्हीं दोनों का, इसी कारण से खाद्य मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। मुद्रास्फीति नियंत्रण के सरकार ने क्या उपाय किए हैं? तो प्याज का बफर स्टॉक बनाने का सरकार ने उपाय किया है और टॉप योजना को काफ़ी पहले शुरू किया गया था, जिसके तहत टोमेटो, ओनियन एंड पोटैटो, आलू, प्याज और टमाटर जो भारत के खाने का सबसे अभिन्न हिस्सा में से एक है, इसके दाम को बढ़ने से रोका जा सके। खाद्य आपूर्ति, फूड सप्लाई में संरचनात्मक मुद्दों में एक क्या है? तो सबसे बड़ा मुद्दा है अकुशल भंडारण। ये भारत सरकार की इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग कहा गया है कि भारत में भंडारण सही नहीं होने के कारण से भारी मात्रा में फूड हमारे बर्बाद हो जाते हैं। फसल कटाई के बाद अकुशल भंडारण और परिवहन बाधाएं के कारण से खाद्य मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। जो खाने की वस्तुएं हैं वो खराब, बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन लोगों तक सही समय पर नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण से खाद्य मुद्रास्फीति क्रिएट होता है। कोर मुद्रास्फीति एक दशक में किस स्तर तक पहुंच गई है? तो सबसे निम्न स्तर पर है कोर मुद्रास्फीति जो है। वस्तुओं की कीमतों में स्थिरता के कारण से कोर जो इन्फ्लेशन है उसमें कमी देखी गई है और इस कमी के कारण से भारत में महंगाई दर में कमी आई है, ऐसा भारत सरकार की इकोनॉमिक सर्वे का कहना है। अगला सवाल है कि गेहूं चावल की कीमतें नियंत्रित करने हेतु कौन सी योजना अपनाई गई है भारत सरकार के द्वारा? तो OMSS इसको कहा जाता है, ओपन मार्केट सेल स्कीम, जिसके तहत में गेहूं और चावल जो है ये FCI के द्वारा अगर दाम बढ़ जाता है तो ओपन मार्केट में सेल कर दिया जाता है। इस सेल के कारण से मार्केट में गेहूं और चावल की सप्लाई हो जाती है, जिससे दाम कीमतें कम हो जाती है। OMSS स्कीम किससे जुड़ा हुआ है? तो गेहूँ और चावल की कीमतों को नियंत्रित करने से जुड़ा हुआ यह योजना है। अगला सवाल है कि भारत को 2030 तक कितनी GDP की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है भारत सरकार के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग? तो 6.3 ट्रिलियन का बनाने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में अप्रॉक्स 4 ट्रिलियन का हमारी अर्थव्यवस्था है। अगले 5 वर्षों में 2 ट्रिलियन इसमें ऐड करना लगभग में असंभव होगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। इसका आंसर C हो जाएगा। भारत का लक्ष्य वित्त वर्ष 30 तक 6.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का अर्थव्यवस्था बनना है। इसके लिए 8% की निरंतर ग्रोथ चाहिए, लेकिन फिलहाल में 6% से 6.5% के बीच में हमारा ही ग्रोथ अभी अटका हुआ है। 8% का निरंतर स्टेबल ग्रोथ चाहिए 2030 तक। उच्च विकास के लिए निवेश को GDP के कितने % तक बढ़ाना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 35% तक बढ़ाना है। भारत सरकार के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग अगर आपको हाई ग्रोथ प्राप्त करना है तो आपको इन्वेस्टमेंट का GDP का 35% तक लेकर के जाना पड़ेगा। जो फिलहाल में 31% है, 31% से बढ़ा करके 35% हमें करना पड़ेगा। भारत ने किन सुधारों को लागू किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाता है? GST और डिजिटल समावेशन को लागू किया गया है। GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में भारत में सबसे बड़ा रिफॉर्म था, जिसको 2017 के जुलाई महीने से लागू किया गया था। और डिजिटल इंक्लूजन यानी कि वित्तीय समावेशन, सभी तक वित्तीय संस्थानों की पहुंच को सुनिश्चित किया गया है। ये सबसे बड़ा गेम चेंजर माना जा रहा है। भारत की निर्यात क्षमता को क्या सीमित करता है? तो वैश्विक व्यापार में प्रतिबंध जो लगाए जाते हैं, अलग अलग देशों के द्वारा टैरिफ जो लगाया जाता है, ये सबसे ज़्यादा भारत के एक्सपोर्ट को प्रभावित कर रहा है, ऐसा भारत सरकार का कहना है इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग। वैश्विक व्यापार प्रतिबंध 887 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ गए हैं, जिससे भारत की निर्यात क्षमता जो है ये कहीं न कहीं सीमित हो जाती है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया। इसका आंसर B हो जाए। अगला सवाल है कि निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर जुड़ा हुआ सवाल है कि केंद्र सरकार का पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर फाइनेंशियल ईयर 2020 से 2024 में कितना % से बढ़ा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 38.8% से फाइनेंशियल ईयर 20 से 24 के बीच में भारत सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर नए नए चीज़ों का निर्माण में, जैसे सड़क का निर्माण, मशीनों का उत्पादन, मशीनों का कोई फैक्ट्री लगा लिया, वो सब के सब कैपिटल एक्सपेंडिचर में आते हैं। हॉस्पिटल, स्कूल, ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर में आते हैं। ये बढ़े हैं 38.8% के हिसाब से कैपिटल एक्सपेंडिचर भारत सरकार का बढ़ा है।
कैपिटल एक्सपेंडिचर हमेशा ही अच्छा होता है अर्थव्यवस्था के लिए, क्योंकि इससे सृजन होता है कैपिटल का, जिससे आउटकम आपको प्राप्त होता है। जैसे कि उदाहरण मैंने कितनी बार समझाया, एक कोई मशीन खरीद रहे हैं आप, तो उस मशीन से आप उत्पादन कर सकते किसी चीज़ का। मान लीजिए गेहूं पीसने का मशीन है, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। वहीं आपने क्या किया कि पैसा लेकर गए मार्केट और खा पी के ख़त्म कर दिया, तो ये एक्सपेंडिचर इकोनॉमी के लिए ख़राब होता है। वहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर हमेशा इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है, क्योंकि रोजगार सृजन होता है, इससे उत्पादन बढ़ता है, जिससे अर्थव्यवस्था में उत्पादन बढ़ता है। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का लक्ष्य कितना निवेश का रखा गया है? तो 111 लाख करोड़ रुपए का निवेश का भारत सरकार के नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का लक्ष्य रखा गया। इसका आंसर सी हो जाएगा। भारतमाला परियोजना में कितने किलोमीटर राजमार्ग प्रदान किए गए हैं? विकल्प में आपसे चुनना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 26,425 किलोमीटर मार्ग बनाया जाएगा। भारतमाला परियोजना में 34,800 किलोमीटर में से 26,425 किलोमीटर के अप्रॉक्स योजनाएं बन गई हैं, रोड बन गए हैं, ऐसा भारत सरकार का कहना है। भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता वित्त वर्ष 2025 में कितनी थी? ये भारत सरकार का डेटा है, तो 456.7 गीगावाट है। इसका आंसर सी हो जाए, इसका आंसर डी हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। इसी प्रकार के रहेंगे आपके एग्जामिनेशन में भी 426, 36, 46, 56 कन्फ्यूज हो सकते हैं आप। इसका आंसर हो जाएगा डी, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा का 47% हिस्सा है। इसमें 47% लगभग में 50% से थोड़ा सा ही कम नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा है। बाकी और नवीकरणीय स्रोतों से बिजली उत्पादित की जा रही है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना की प्रगति कितनी है? तो इसमें बताया गया है कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के हम 47.17% से हम इसमें ग्रोथ कर रहे हैं और जल्द ही हम इसको पूरा कर लेंगे। ये क्या है? तो बुलेट ट्रेन जिसका सपना 2014 में दिखाया गया था, वो अहमदाबाद और मुंबई के बीच में चलाया जा रहा है। ये भारत सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसमें अहमदाबाद से शुरू होकर मुंबई तक में ये परियोजना पहली बार भारत में लाई जा रही है। जापान के सहयोग से बनाया जा रहा है ये, इसका आंसर सी हो। अगला 39 नंबर सवाल है कि भारत नेट परियोजना के अंतर्गत कितने ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ा गया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2.14 लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ा गया है। इसका आंसर सी हो जाएगा। PMAY यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के में कितने घरों को स्वीकृति दी गई है? 1.18 लाख घरों को स्वीकृति दी गई है। 1.18 लाख करोड़ के घरों को स्वीकृति दी गई है। इसका आंसर सी हो जाएगा। 1.18 करोड़ घरों को स्वीकृति दी गई है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 2024 तक कितने गांव ODF प्लस घोषित हुए हैं? इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, तो 3.64 लाख गांव जो है ये खुले में शौच से मुक्त घोषित हो गए हैं। ODF प्लस घोषित किए गए हैं, खुले में शौच से मुक्त इनको घोषित किया गया है। इसका आंसर बी हो जाएगा। चारधाम परियोजना अब तक कितने किलोमीटर तक का निर्माण पूरा हो चुका है? तो 620 किलोमीटर। चार धाम जो है केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री उत्तराखंड में है, ये चारों जगह। इन चारों को भारत सरकार सड़क के थ्रू में जोड़ने जा रही है, डायरेक्ट ऑल वेदर रोड यानी कि 12 महीना चलने वाले रोड के थ्रू में। तो इसमें से 620 किलोमीटर का कार्य अभी लगभग में पूरा किया गया है। 820 का टोटल है ये, 820 किलोमीटर का टोटल है ये प्रोजेक्ट, जिसमें से 620 पूरा हो चुका है। उड़ान योजना के अंतर्गत कितने मार्ग परिचालित किए गए हैं? तो उड़ान योजना के तहत में इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 619 के करीब में चालू किए गए हैं। इसमें से 88 हवाई अड्डों को जोड़ा गया है, जिनमें से हवाई संपर्क बढ़ रही है भारत में। इसका आंसर सी हो जाए। 619 देश भर के रूट पर उड़ान योजनाओं को लागू किया गया है। 88 हवाई अड्डों को उड़ान योजना शुरू किया गया है। 619 रूट हैं अलग अलग जिस पर इसको शुरू किया गया है। भारत का विनिर्माण सेक्टर वैश्विक हिस्सेदारी में कितना योगदान देता है? तो 2.8% का योगदान देता है। दुनिया के निर्माण सेक्टर में 2.8% का हमारा योगदान। वहीं हमारे पड़ोसी, हमारा कंपटीटर चीन, उसका योगदान है 28.8% और हमारा योगदान है लगभग में 3%, उसका है 29% के लगभग में। वित्त वर्ष 2025 में औद्योगिक विकास दर क्या था और इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट आपसे पूछा जा रहा है। तो भारत सरकार के अकॉर्डिंग 6.2% का हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट था। इसका आंसर सी हो जाएगा। भारत सरकार के अकॉर्डिंग MSME क्षेत्र में कितने लोग कार्यरत हैं वर्तमान में? तो 23.24 करोड़ लोग वर्तमान में MSME सेक्टर में काम कर रहे हैं। 2.39 करोड़ व्यवसाय औपचारिक हैं इनमें से। इसका आंसर बी हो जाएगा।
पीएलआई योजना प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम ने इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में कितना CAGR वृद्धि दर्ज की है, कितना वृद्धि दर्ज की है? तो 17.5% का वृद्धि दर्ज किया गया है प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम, जिसके तहत में देश में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें 17.5% से ग्रोथ देखा गया है। इसका आंसर सी हो जाएगा। भारत में इस्पात निर्यात में कमी का प्रमुख कारण क्या है? इस्पात निर्यात में कमी का प्रमुख कारण क्या है? अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में गिरावट के कारण से भारत में स्टील एक्सपोर्ट में कमी देखी गई है। भारत का वस्त्र उद्योग किस कच्चे माल पर सबसे ज़्यादा निर्भर है? भारत सरकार के अकॉर्डिंग तो कपास पर ही है। भारत का वस्त्र उद्योग कपास पर सबसे ज़्यादा निर्भरता है इसकी। कपास पर आधारित जो वस्त्र हैं उनका निर्माण भारत में सबसे ज़्यादा किया जाता है। मैन मेड फाइबर की मांग अधिक बढ़ी है, जबकि वैश्विक बाजार में MF की मांग अधिक है। कपास का अभी अत्यधिक निर्भरता है हमारा, जिसके कारण से भारत का जो वस्त्र उद्योग है उसकी एक ही उत्पाद पर निर्भरता बनी हुई है, वह कौन सा है? कपास है। वित्त वर्ष में 25 में सेवा क्षेत्र का GVA में योगदान कितना है? ग्रॉस वैल्यू एडिशन। इसमें सेवा सेक्टर का योगदान है 55% का योगदान है। 55% का हमारी अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा योगदान सर्विस सेक्टर का ही होता है। उसके पश्चात से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का होता है, विनिर्माण का। देन एग्रीकल्चर या प्राइमरी सेक्टर जिसको कहा जाता है, एग्रीकल्चर ने इसको प्राइमरी सेक्टर कहा जाता है, उसका योगदान है। प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर, खान, खनिज, खनन ये सब भी आते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। भारत का वैश्विक सेवा निर्यात में किस स्थान पर है? भारत वैश्विक स्तर पर सेवा को निर्यात करने में सर्विस एक्सपोर्टर में 7th पोजीशन पर है दुनिया में। इसका आंसर सी हो जाएगा। वित्त वर्ष 2024 में टेक उद्योग का राजस्व कितना था? टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए उद्योग का राजस्व $254 बिलियन है, $254 बिलियन है। इसका आंसर बी हो जाएगा। पर्यटन क्षेत्र ने वित्त वर्ष 2023 में कितना रोजगार सृजित किया है? भारत सरकार के अकॉर्डिंग इसने 7.6 करोड़ रोजगार सृजित किया है। 7.6 करोड़ रोजगार सृजित किया है पर्यटन सेक्टर ने। इतना सरकार में टोटल जॉब लोग करते होंगे, इससे भी कम लोग सरकार के लिए काम करते हैं। तो सर्विस सेक्टर में पर्यटन क्षेत्र वो क्षेत्र है जहाँ पर सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड और स्किल्ड सभी प्रकार के लोगों को काम मिल जाता है। वित्त वर्ष 2025 में सेवा निर्यात में कितनी वृद्धि हुई है? सेवा के एक्सपोर्ट में 11.6% का ग्रोथ देखा गया है। 11.6% का ग्रोथ देखा गया है। इसका आंसर बी हो जाएगा। कृषि और खाद्य प्रबंधन से जुड़ा हुआ सवाल है। अब एक चीज़ और है यहाँ पर, 2025 में सेवा निर्यात में 11.6% की वृद्धि हुई है, जिसकी शुद्ध प्राप्तियाँ 131.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी। इसका आंसर बी हो जाएगा। कृषि क्षेत्र का भारत के GDP में योगदान कितना है? तो मात्र 16% का योगदान है कृषि का, 16% का योगदान है इसका आंसर बी हो जाएगा। वित्त वर्ष के लिए खरीफ खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान क्या है? खरीफ का खाद्यान्न का उत्पादन का अनुमान क्या रखा गया है? तो बी रखा गया 1647.05 जो मीट्रिक टन है, इतना हमें खरीद का उत्पादन हमने रखा हुआ है, भारत सरकार ने रखा हुआ है। PM किसान योजना से कितने किसान फार्मर्स लाभान्वित हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 110 मिलियन किसान PM किसान योजना से लाभान्वित हुए हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। खाद्य प्रसंस्करण निर्यात वित्त वर्ष 2024 में कितना था? खाद्य प्रसंस्करण फूड प्रोसेसिंग एक्सपोर्ट कितना है? तो बी हो जाएगा 46.44 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। और बिहार से भी फूड प्रोसेसिंग को ही बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। फूड प्रोसेसिंग एक्सपोर्ट को ही बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि बिहार की इकॉनमी एग्रीकल्चर बेस्ड इकॉनमी है, जिसमें एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए एग्रीकल्चर जुड़े हुए वहाँ पर अगर कल कारखाने लगाए जाते हैं तो उसमें एक्सपोर्ट बढ़ने की संभावना है। पुष्प कृषि से वर्ष 2024 में कितना निर्यात हुआ है? फूलों की खेती से, फ्लोरिकल्चर जिसको कहा जाता है, तो 717.83 करोड़ रुपए का फ्लोरिकल्चर से निर्यात किया गया है। कृषि आय वृद्धि दर पिछले दशक में औसत कितनी रही है? कृषि आय वृद्धि की दर पिछले एक दशक में, डिकेड में कितनी रही है? तो मात्र 5.23%। और देश का महंगाई दर कितना रहा है? तो 8% के लगभग में, यानी कि 5% से लोगों की कृषि क्षेत्र में आय बढ़ी है और महंगाई 8% से बढ़ा है, यानी कि आय उनकी बढ़ी ही नहीं है। इसी प्रकार से ग्रोथ कैलकुलेट किया जाता है। अगर आपकी पिछले साल की तनख्वाह 10,000 थी, इस साल 12,000 हो गया है, लेकिन जो महंगाई दर है वो 8% से बढ़ गया है ना, तो आपकी वास्तविक तनख्वाह कितनी हो जाएगी? तो कम बढ़ेगा। इसी प्रकार से इसमें भी देखा जाता है कि भाई ग्रोथ इतना हुआ है, लेकिन ये भी तो देखो कि महंगाई कितनी तेज़ी से बढ़ी है, जिसको इन्फ्लेशन कहा जाता है, तो आपको पता चलेगा कि कोई ग्रोथ हुआ ही नहीं है। इसीलिए कृषि सेक्टर में सामान्य तौर पर लोगों में गरीबी बढ़ ही गई है।
यह दर 6.24% रही है। गैर कृषि क्षेत्रों में नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में 6.24% का ग्रोथ पिछले एक दशक में देखा गया है। भारत के मत्स्य पालन क्षेत्र की औसत वृद्धि दर कितनी रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 13.67% के करीब में औसत हमारी मत्स्य पालन में वृद्धि रही। मत्स्य पालन का क्षेत्र जो है एग्रीकल्चर के अंतर सबसे तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र है। अगर सवाल को चेंज कर दिया जाए, आपसे पूछा जाए कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र है जो सबसे तेजी गति से बढ़ रहा है, तो वो है मत्स्य पालन का क्षेत्र है। फिशरीज का सेक्टर जो है वो सबसे तेजी गति से बढ़ रहा है। भारत का प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन पर कैपिटा कार्बन एमिशन वैश्विक औसत का कितना % है? तो 1/3 है, 1/3 1/3 है। भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन वैश्विक औसत का 1/3 है, यानी कि काफ़ी कम है। मिष्टी कार्यक्रम ये किससे संबंधित है? तो मैंग्रोव वनों की बहाली से संबंधित है। मिष्टी कार्यक्रम मैंग्रोव वनों की बहाली से संबंधित है। इसका आंसर बी हो। मिष्टी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मैं फुल फॉर्म पढ़ देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा है। क्या है? तो मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम, ये इसका फुल फॉर्म है। ये मैंग्रोव वनों के संरक्षण और वहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए सस्टेनेबल इनकम के स्रोत बहाल करने की योजना है, जिसको मिष्टी कहा जाता है। मैंग्रोव वन से संबंधित ये योजना है। 22.8 मिलियन मानव दिवस का रोजगार सृजित हुआ है इस योजना के तहत में, और सस्टेनेबल रोजगार सृजित हुआ है, पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य 2030 तक कितना उत्पादन का रखा गया है बंधुओं? तो 5 मिलियन मीट्रिक टन का रखा गया है। इसका आंसर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। भारत का दीर्घकालिक लक्ष्य लॉन्ग टर्म गोल किस वर्ष तक नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करना है? तो 2070 तक प्राप्त करना है, पता ही होगा आपको। इसका आंसर सी हो जाएगा। भारत ने 2024 में कितने सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स जारी किए हैं? तो 20,000 करोड़ रुपए के ग्रीन बॉन्ड्स जारी किए गए हैं भारत सरकार के द्वारा। इसका आंसर बी हो जाएगा। पीएम सूर्य घर का योजना का लक्ष्य 2027 तक कितनी सौर क्षमता विकसित करना है? घरों में आप सोलर पैनल लगाएंगे, भारत सरकार आपको सब्सिडी देगी, ये पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 30 गीगावाट के करीब में हमें सोलर लक्ष्य प्राप्त करना है 2027। प्रधानमंत्री हर घर सूर्य घर योजना इसी प्रकार से चलाया गया है। अगला सवाल है कि सामाजिक सेवाओं पर सरकारी व्यय वित्त वर्ष 2025 में कितना था? इसका आंसर हो जाएगा 25.7 लाख करोड़ रुपए का सामाजिक सेवाओं पर, सोशल सर्विस पर भारत सरकार का व्यय किया गया है। सामाजिक सेवाओं पर सरकारी व्यय वित्त वर्ष 2021 में 14.8 करोड़ से बढ़ करके 25 में 25.7 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। ग्रामीण MPCE यानी कि मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, पर मंथ का एक्सपेंडिचर पूछा गया, खर्चा पूछा जा रहा है आपसे बंधुओं। तो 4,122 रुपये पर मंथ का एक्सपेंडिचर मंथली पर कैपिटा, पर पर्सन के हिसाब से अगर हम पूरे भारत के गाँव का निकालेंगे तो हर आदमी गाँव में 4,122 रुपये करीब में खर्चा कर रहा है। इसका आंसर बी हो जाएगा। शिक्षा व्यय में वित्त वर्ष 25 में कितनी वृद्धि हुई है? तो शिक्षा व्यय में 12% का ग्रोथ देखा गया है। इसका आंसर बी, इसका आंसर सी हो जाएगा। वित्त वर्ष 25 में 9.2 लाख करोड़ रुपए का करीब में व्यय किया गया है। 9.2 लाख, अब फिर करोड़ लिख दीजिए, इतना पैसा व्यय किया गया है। आयुष्मान भारत ने कितने चिकित्सा व्यय की बचत की है? जैसा भारत सरकार का इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि लगभग में 1.25 लाख करोड़ रुपए का जो मेडिकल एक्सपेंडिचर है उसमें बचत किया है आयुष्मान भारत ने देश के लोगों का। महिला स्वयं सहायता समूहों के कितने प्रतिशत सदस्यों को ऋण प्राप्त हुआ है? तो 78% सदस्यों को ऋण प्राप्त हुआ है। इसका आंसर डी हो जाएगा। ग्रामीण गिनी गुणांक 2023-24 में कितना था भारत सरकार के अकॉर्डिंग? तो ये है 0.237 है भारत सरकार के अकॉर्डिंग। ग्रामीण गिनी गुणांक यानी कि असमानता यहाँ पर ये दिखाता है, यानी कि असमानता में कमी देखी गई है। जो पहले 0.237 था वो कम हो करके 0.266 हो गया है, ऐसा भारत सरकार का कहना है। इसका आंसर सी हो जाएगा, ए हो जाएगा। 266 से घट करके, शायद मैंने उल्टा बोल दिया है, 0.266 से घट करके 0.237 हो गया है। इसका आंसर ए हो जाएगा। सरकारी स्कूलों में नामांकन % कितना हो गया है? तो 69% का इनरोलमेंट रेट है अभी भारत सरकार के अकॉर्डिंग। इसका आंसर सी हो जाएगा। वित्त वर्ष 23-24 में बेरोजगारी दर कितनी थी? ऑफिशियल डेटा है, इसका उपयोग आप आंसर राइटिंग में भी करना। अभी 72 के लिए शुरू हो रहा है या 71 के लिए पीटी के बाद मेंस की जो तैयारी करवाऊंगा मैं, उसमें भी अगर आप आंसर राइटिंग वगैरह करते हैं, निबंध भी लिखते हैं, तो वहाँ पर आप इसी का उपयोग करें। 3.2% है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग 23-24 में बेरोजगारी दर। महिला श्रम भागीदारी दर 23-24 में कितनी थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा?
बी हो जाएगा 41.7%, इसका आंसर बी हो जाएगा। 2017-18 में 23.3% से बढ़ करके 23-24 में 41.7% हो गया है। इसी प्रकार का सिमिलर सवाल 70 बीपीएससी पीटी में पूछा गया था। गिग श्रमिक जो आपको घर पर डिलीवर करने आते हैं सामान वगैरह, उनको गिग श्रमिक कहा जाता है। ये परमानेंट नहीं होता है, गिग के तौर पर काम करते हैं। 2029-30 तक कितने होने की इनकी उम्मीद है? तो 23.5 मिलियन गिग श्रमिक हो जाएंगे। अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा रोजगार में से एक जो रोजगार होगा वो गिग श्रमिकों का होगा। गिग श्रमिक होते हैं जो आपके घर पर जोमेटो, फ्लिपकार्ट, अमेजन से डिलीवरी करने आते हैं, वही है। ये इसका उत्तर बी हो जाएगा। ईपीएफओ के तहत वित्त वर्ष 24 में कितना शुद्ध पेरोल वृद्धि हुई है? इसका आंसर हो जाएगा सी, 9.56 मिलियन की पेरोल वृद्धि हुई है। एनएपीएस में महिलाओं की भागीदारी 2024-25 में कितना है? तो इसका आंसर क्या होगा? नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम इसको कहा जाता है। तो 22.8% उनकी भागीदारी है, इसका आंसर सी हो जाएगा। भारत में कुल काले बल का कितना परसेंट माध्यमिक स्तर यानी कि सेकेंडरी लेवल या उससे कम शिक्षित है? तो 90.2% जो है ये सेकेंडरी स्तर या कम शिक्षित है। भारत का वर्क फोर्स यानी कि स्किल डेवलपमेंट की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है भारत में, इससे यही पता चलता है। भारत का कौशल विकास स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम किस पर केंद्रित है? तो उद्योग 4.0 यानी कि नए प्रकार के जो उद्योग आएंगे जैसे एआई, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स, इस प्रकार के जो नए नए जॉब क्रिएट हो रहे हैं, उस प्रकार के जॉब के लिए भारत का कौशल विकास कार्यक्रम केंद्रित है। इंडस्ट्री 4.0 या इंडस्ट्रियलाइजेशन 4.0 कहा जाता है इसको, इसका आंसर बी हो जाएगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता युग में श्रम व्यवस्था, इससे जुड़े हुए सवाल है। गोल्डमैन सॉक्स के अनुसार एआई से कितने रोजगार खतरे में पड़े हैं? ये भारत सरकार ने भी कहा है। तो 300 मिलियन रोजगार अभी खतरे में हैं, जबकि अभी एआई तो छोटे से स्तर पर है। ये आप ही मुझे बताइए 2022 तक आपके जीवन में एआई का क्या योगदान था? नथिंग, जीरो, शून्य। 2022 के अंत तक चैट जीपीटी का आगमन होता है। 2025 कभी आधे में पहुँचे हैं, यानी कभी लगभग में 3 साल भी पूरा नहीं हुआ है। 3 साल में आपके जीवन में, हमारे जीवन में एआई का कितना ज़्यादा योगदान है। कोई फ़ोन खरीदो तो वहाँ से लेकर के कोई लैपटॉप खरीदो या कुछ भी इक्विपमेंट खरीदिए घर के लिए भी, तो अप्लाइंसेस, तो उसमें भी एआई सब जगह चिपका देते हैं। यानी कि एआई का योगदान बढ़ रहा है और अभी बहुत छोटे स्तर पर एआई है। एआई तो अभी बहुत विकसित होना है। सबके रोजगार खाने हैं, 300 मिलियन रोजगार खतरे में है इसके कारण। भारत के एआई बाजार की वृद्धि दर 2027 तक कितने होने की उम्मीद है? तो 25 से 35% हो जाएगा भारत का एआई बाजार। नास्कॉम के अनुसार ये कहा गया है, नेस्कॉम भी कहा जाता है। एआई डेटा केंद्र को प्रतिदिन कितने जल वाटर की आवश्यकता होती है? बिल्कुल सही सुन रहे हैं। एआई का डेटा सेंटर जो होता है, इसको भारी मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े प्रोसेसर लगे होते हैं, जीपीयू लगे होते हैं, जो हीट हो रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म हो रहे होते हैं। उनको ठंडा रखने के लिए लाखों लीटर जल की आवश्यकता पड़ती है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। एआई न केवल मानव के बुद्धि को, क्रिटिकल थिंकिंग को प्रभावित कर रहा है, सोचने समझने लिखने की क्षमता को प्रभावित कर रहा है, बल्कि पर्यावरण को भी भारी नुकसान पहुंचा रहा है। क्यों भाई? क्यों मानव की सोचने की क्षमता क्यों प्रभावित कर रहा है? पहले आपको इजीली किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं मिलता था तो आप उससे जूझते हैं। जूझने पर आपका दिमाग विकसित होता है। जब हम समस्याओं से जूझना बंद कर देते हैं, सब कुछ बैठे बिठाए थाली में आपको परोस करके दे दिया जाएगा, तो आप जीवन में कभी भी जूझेंगे नहीं, आपका दिमाग अल्प विकसित रह जाएगा। इसीलिए बचपन से आपको मार करके बोला था कैलकुलेटर नहीं छूना है तुमको। क्यों? क्योंकि कैलकुलेटर अगर आप छूना बचपन से ही शुरू कर देंगे तो आप खुद से कैलकुलेशन करना, आपका दिमाग विकसित नहीं हो पाएगा। एआई भी हमारे साथ वही कर रहा है। कोई भी समस्या हुआ, कोई भी सवाल में दिक्कत आ रही, झट से टाइप कर दिया उसका आंसर। आपने अपनी बुद्धि लगाई ही नहीं, अब आप उसको पढ़ करके चेप देंगे। यानी कि मानव का दिमाग भी इससे कहीं ना कहीं स्लो होगा, कम विकसित होगा। वहीं पर मशीन स्मार्ट हो रहे हैं और मानव पता ही आपको कहाँ जा रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 बिलियन लीटर की आवश्यकता पड़ती है। 1 बिलियन लीटर, इतना जल में कितने बड़े शहरों को पानी मिल जाएगा। जरा सोचिएगा कि प्रकृति के ऊपर में कितना बड़ा दबाव उत्पन्न कर रहा है एआई।
एआई को अपनाने से कौन सी चुनौतियां उत्पन्न होती हैं? तो इसका आंसर है रोजगार विस्थापन, जॉब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बहुत ही भारी स्तर पर, खास तौर से आईटी सेक्टर में, बीपीओ सेक्टर में, जहां पर पहले लोग चैट करते थे, पहले लोग कॉल पर जवाब देते थे, अब सारा काम एआई को सौंप दिया गया है। 30 मिनट से 1 घंटे में आप भी कोई एआई आधारित ऐप बना सकते हैं। प्रश्न, एआई मॉडल से क्या नैतिक चिंताएं उत्पन्न हुई हैं? तो पक्षपातपूर्ण परिणाम का, बाइस्ड आउटकम का चिंता उत्पन्न हो रहा है, ऐसा सरकार भी मान रही है। जैसे नियोजन, लॉ इन्फोर्समेंट और हेल्थ केयर में नैतिक चिंताएं उत्पन्न हो गई हैं। स्वेज नहर के मुद्दे से क्या प्रभाव पड़ा है दुनिया में? वस्तु ढुलाई लागत में वृद्धि हुई है। जो हूतियों ने अटैक करना शुरू कर दिया था स्वेज नहर के आसपास, इससे ज़्यादा दुनिया के एक्सपोर्ट जो है महंगे हो गए थे। भारत की कितनी सक्रिय अंतरिक्ष परिसंपत्तियां का संचालन करता है? तो भारत 56 सक्रिय अंतरिक्ष परिसंपत्ति का संचालन करता है, जिनमें गगनयान, चंद्रयान जैसे बहुत सारे हमारे अंतरिक्ष एसेट्स शामिल हैं। जल जीवन मिशन कितने परिवारों तक पहुंच गया है? 15.3 करोड़ परिवारों तक पहुंच चुका है। 79.1% परिवारों तक पहुंच चुका है। अगला सवाल है, बहुत ही छोटा सा प्यारा सवाल है कि भारत के टेलीकॉम क्षेत्र में कितने उपभोक्ता है वर्तमान में? तो 1.18 बिलियन उपभोक्ता हैं, जो मुख्य तौर पर 2 कंपनियों के पास सीमित हो गए हैं, एक है जियो और एक है एयरटेल। बाकी सबको मार्केट से ख़त्म कर दिया गया। धीरे धीरे एक कंपनी और बढ़ रहा है, वो है BSNL। बाकी वोडा, आइडिया ये सब खत्म हो गए। इसके कारण से मार्केट में मोनोपोली हो गई है। आपने देखा होगा कि रिचार्ज कितने महंगे हो गए हैं। एक समय था जब यूनिनॉर का ज़माना था, जिसमें आप 100 रुपये का रिचार्ज करवाओ और महीने भर आप बातचीत करो। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 1.18 बिलियन। अगला सवाल है कि वित्त वर्ष फाइनेंशियल 2023 पर्यटन क्षेत्र ने कितने विदेशी मुद्रा अर्जित की है? तो 28 बिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा अर्जित की है। इसका आंसर बी हो जाएगा। भारत की कुल बोई गई कृषि भूमि का कितना % सिंचित है? तो 55% जो भूमि है वो सिंचित है। इसका आंसर बी हो जाएगा। ई नाम प्लेटफॉर्म से कितने किसान जुड़े हुए हैं? 1.78 करोड़ करीब में किसान जुड़े हुए हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा। COP29 सम्मेलन में जलवायु निधि का वार्षिक लक्ष्य कितना तय किया गया? तो 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर का तय किया गया। ये भारत सरकार ने अपने इकोनॉमिक सर्वे के जरिए ये बताया है। लाइफ पहल का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पर्यावरणीय जीवन शैली को अपनाना लाइफ पहल का उद्देश्य यही है। भारत की युवा इक्विटी निवेश भागीदारी 2024 में कितनी रही है? इक्विटी शेयर बाजार से जुड़े हुए चीज़ों में युवा कितने ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं? तो 40% के करीब में पार्टिसिपेशन का रेट है युवाओं का शेयर मार्केट में। इसका आंसर सी हो जाएगा। चालू खाता घाटा को 1.2% पर बनाए रखने में किसका प्रमुख योगदान माना जा रहा है? तो प्रेषण का, रेमिटेंसेस का, जो बाहर से भारतीय लोग कमा करके डॉलर भेजते हैं देश में, उसका ही योगदान माना जा रहा है। सी इसका आंसर हो जाएगा। NABFID का लक्ष्य वित्त वर्ष फाइनेंशियल 2026 तक कितना लोन स्वीकृत करना है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 लाख करोड़ के करीब में लोन का स्वीकृत करना। 98 पर तो आ ही गए हम लोग, 2 ही सवाल बचे हुए हैं। 99 नंबर देखिए क्या है, RBI रेपो रेट 2024 में किस स्तर पर रखा गया है? तो रेपो रेट को 6.5 के स्तर पर लाया गया है। इसका आंसर सी हो जाएगा। RBI द्वारा मुद्रास्फीति की लक्षित सीमा क्या निर्धारित की गई है? तो 4% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 2% से कम नहीं होना चाहिए। ये सहनशील बैंड है। अभी 4 से 2% है, जो 2 से 6% के बीच में निर्धारित करके रखा गया है। तो बी आंसर हो जाएगा। 4% ± 2%, यानी कि 4% से 5, 5.5, 6 तक जा सकते हैं, और माइनस में कम से कम 2% तक हम लोग आएंगे। इसी को बोला जाता है कि यही सेट तैयार किया गया RBI के द्वारा कि हम इस साल मुद्रास्फीति को इतना बना करके रखेंगे। 100 MCQ मैंने करवा दिए हैं। बाकी करंट अफेयर MCQ के डिस्कशन के दौरान और भी मैं इससे जुड़े हुए आपको MCQ करवाऊंगा। थैंक यू सो मच। आप सभी को वीडियो कैसा लगा है ज़रूर ही बताइएगा, और जुड़िएगा जिनको भी 72 के लिए जुड़ना हो। थैंक यू सो मच आप सभी का।